इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, आज का कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ आरती और मैं अश्वनी। जी हाँ, बिल्कुल। कार्यक्रम जैसा कि अभी हम अक्सर आपसे कहते हैं कि कार्यक्रम वही होता है किसान की बात, लेकिन इसमें जो विषय होता है वो बिल्कुल समसामयिक होता है, जो आपके लिए इस वक्त क्या कुछ करना है खेती में, उस पर आधारित होता है। तो आज का विषय भी अश्विनी ऐसे ही कुछ है। बिल्कुल किसान मित्रों, देर नहीं करते हैं, आज हम बात करने वाले हैं अरहर यानी तूर की दाल के बारे में। तो ये हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसकी खेती से हमको किस कदर फायदा होता है, इससे संबंधित हम आज बात करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेंगे। और अगर आप भी कुछ अरहर की दाल के बारे में जानना चाहते हैं तो फोन के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और फोन नंबर वही है हमारे, लेकिन नए श्रोताओं के लिए हम अपने फोन नंबर बता देते हैं। 0112342108 और हमारी दूसरी आज की लाइन है 23421082। जी हाँ, अश्विनी को ऐसा लगता है कि आप सबको ये फोन नंबर बहुत अच्छे से पता है, इसलिए वो बहुत ही फटाफट से बता गए हैं। उम्मीद है आप लोग जरूर इन पर जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, जो भी आपकी जिज्ञासा होगी, आप जल्द से जल्द जानना चाहेंगे। और इस बारे में पूरी चर्चा करने के लिए, पूरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आर.एस. बाना जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब बिल्कुल तैयार है और हम भी बिल्कुल तैयार है, आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है, ताकि आपकी जो भी समस्याएं हो जाती है ना खेती बाड़ी में, जब आप कहीं उलझ जाते हैं तो यहाँ पर उस समस्या का समाधान सुलझाने की कोशिश पूरी की जाती है। तो अरहर की जो उन्नत किस्में हैं कौन कौन सी हो सकती हैं, उसका अधिक उत्पादन आप कैसे कर सकते हैं, और भी जो भी डिटेल्स में है, सारी बातें आज होंगी कार्यक्रम किसान की बात में। तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर साहब। जब तक हमारे श्रोता कॉल के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं, तब तक दलहनी फसलों की जब हम बात कर रहे हैं, अरहर दलहनी फसलों में सबसे कहे एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है, तो ऐसे में इसका महत्व, दलहनी फसलों का क्या महत्व होता है? दलहनी फसलें प्रकृति का एक अद्भुत वरदान है, और किसान के लिए अगर इसके महत्व की बात करें तो इसका उपयोग करने से किसानों की आय में वृद्धि तो होती ही है। यदि वैज्ञानिक तरीके से खेती करी जाए तो लाभ अधिक मिलता है। जो उर्वरक होते हैं, विशेषकर नाइट्रोजन उर्वरक, उसकी कम मात्रा उपयोग करनी होती है इस फसल में भी, और अगली फसलों में इसके बाद जो फसलें लेते हैं उनमें भी नाइट्रोजन मांग की कमी हो जाती है। और उससे क्या होता है, जो पर्यावरण प्रदूषण होता है अत्यधिक नाइट्रोजन से, उसमें भी कमी आती है। तो एक तरह से ये पर्यावरण के लिए भी वरदान हुई। तीसरी बात, ये उपभोक्ताओं के लिए भी दलहनी फसलें उतनी ही आवश्यक है। और बहुत सारे देश हैं दुनिया में जहाँ पे प्रोटीन की कमी की समस्या से जो जनसंख्या है वहाँ उसको जूझना पड़ता है। तो प्रोटीन का एक उन्नत स्रोत है, और भारत जैसा देश जिसमें काफी बड़ी तादाद में लोग वेजिटेरियन, शाकाहारी लोग हैं, वहां पर एक प्रोटीन के लिए एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत, सस्ते इजीली अवेलेबल स्रोत है। तो इस तरह से ये उपभोक्ताओं के लिए, किसान के लिए, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए एक अद्भुत वरदान है, आशीर्वाद है प्रकृति का। अभी जो खरीफ की फसलों की अगर हम बात करें तो खरीफ में जो दलहनी फसलें हैं उसमें से मूंग, उड़द, लोबिया और अरहर प्रमुख फसल है। और अरहर ऐसी फसल है जो खरीफ में सर्वाधिक क्षेत्र में लगाई जाने वाली दलहनी फसल है। जी जी डॉक्टर साहब, और हमारे श्रोताओं को एक बार फिर से बता देते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब बता ही रहे थे, कि अरहर यानी कि तूर की जो उन्नत किस्में हैं और अधिक उत्पादन तकनीक क्या क्या हो सकती है, इस विषय पे बात करें। आप अगर फोन करना चाहते हैं, कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, तो फोन नंबर एक बार फिर से दोहरा देते हैं। 011 दिल्ली का STD कोड है, इसके बाद नंबर नोट करें 23421081। एक और फोन नंबर है 23421082। डॉक्टर साहब, अब आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम अरहर की दाल की बात करते हैं तो हमें लगता है कि अधिकतर परिवारों में जो है ना इसका दाल के उपयोग होता है। तो पोषण के हिसाब से ये कितनी जरूरी है? जी, अगर मानव पोषण की बात करें तो उसमें कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, जल, ये आवश्यक पोषक तत्व चाहिए होते हैं। तो अरहर एक ऐसी प्रोटीन का स्रोत है जिसमें अधिकतर किस्मों में 20% से अधिक प्रोटीन पाया जाता है। और उसके अलावा इसमें कई तरीके के खनिज लवण होते हैं, जैसे कि कैल्शियम है, आयरन है, फास्फोरस है। तो इनकी भी बहुत सारे विटामिन है जो भी काफी प्रचुर मात्रा में
पाए जाते हैं। तो इस तरह से इनका मानव पोषण में तो महत्व है ही। साथ ही चूंकि भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसमें अधिकतर किसान ऐसे हैं जिसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है, तो जो दलहन वर्गीय फसलें होती है उनका चारा, उसकी पत्तियां, वो भी पशुधन के लिए प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होती है। जो दलहन वर्गीय फसलों की जो फली होती है उसका भी जो हिस्सा होता है, और वो भी पशुधन के लिए काफी उपयोगी चारा होता है। न केवल दाना बल्कि जो चारा है इसका, वो भी दलहनी फसलों का पशुधन के लिए एक उत्तम पोषण का स्रोत है। जी जी डॉक्टर साहब, अब अरहर की फसलों की बात हो रही है कि अरहर की फसल लगानी कि अगर किसान मित्र सोच रहे हैं तो उसकी बुआई कब करनी चाहिए, कब कैसे तैयारी शुरू करनी चाहिए? जी, अरहर की बुआई के लिए खेतों की तैयारी अभी शुरू कर देने का समय आ गया है, और सामान्यतः जून के महीने में बुआई करी जाती है। और आजकल कम अवधि वाली जो फसलें, जो किस्में आ गई है, तो इसकी जून के अंत तक भी बुआई करते हैं। परंतु अभी सही समय है कि खेतों को तैयार कर लें, उन्नत किस्मों के बीज खरीद लें, या अपने बीज भी हैं उनको तैयार कर लीजिए। तो खेत की तैयारी करने के लिए ये किया जा सकता है कि गर्मी का मौसम है अभी, जैसे कि समाचारों में भी सुन रहे थे कि देश के कुछ क्षेत्रों में तो तापमान 45 डिग्री को टच कर गया है। तो ऐसे समय में यदि खेत की जुताई कर देते हैं तो जो पूर्व फसलों के अवशेषों में कई सारे कीटों के, रोगों के, रोगाणु कीटों के जो अंडे या लार्वा या प्यूपा मिट्टी में पड़े रहते हैं, वो अधिक तापमान से जलकर नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा कई सारे खरपतवार होते हैं, उनके बीज भी यदि ऊपर आ जाते हैं तो उनकी अंकुरण क्षमता भी कम हो जाती है। तो जो फसल की बुआई करेंगे तो उसमें कीटों का, रोगों का, खरपतवारों का प्रकोप कम होता है। और जब यदि शुरुआती अवस्था में फसल स्वस्थ रहती है तो एक बार फसल चल पड़ती है, और फिर हम कम रसायनों का उपयोग करते हुए अच्छी दलहनी फसलों का उत्पादन ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो सर, ये पूछ रहे थे, ये राइजोबियम कल्चर के साथ बीजोपचार करके कैसे बोया जाएगा सर? दलहन वर्गीय जो फसलें हैं उसमें हर जो फसल है उसके अलग अलग कल्चर आते हैं। तो राइजोबियम जो जीवाणु है, आजकल तो लिक्विड खाद्य भी, जैविक खाद्य है, जीवाणु खाद्य है, वो तरल रूप में भी आने लग गई है। पहले उसमें जो कोयले की तरह की एक चूर्ण टाइप का होता था वो भी काफी प्रसिद्ध था। तो उससे फायदा ये होता है कि राइजोबियम से बीजों को उपचारित करने से नाइट्रोजन यौगिकीकरण बढ़ जाता है। सूक्ष्म जीवों की संख्या, जो जीव मिट्टी में नाइट्रोजन यौगिकीकरण करते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है। इस राइजोबियम के अलावा और भी जो जैव उर्वरक होते हैं जिनको मैं बताना चाहूंगा और आपको उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बहुत कम मात्रा में आप काफी अच्छे पोषक तत्व दे सकते हैं। उसमें फास्फोरस घोलक, जिसको पीएस भी बोलते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में पोटेशियम की कमी है और या जिंक की कमी है, तो जिंक और पोटेशियम सोल्यूबलाइजर भी आजकल बाजार में उपलब्ध हैं, और पूसा संस्थान या आईसीएआर के जो अन्य संस्थान हैं वहां से ले सकते हैं। उपयोग करने का सही तरीका यह है कि आप 1 लीटर पानी ले लीजिए और उसमें 200 से 300 ग्राम गुड़ ले लीजिए, और उस गुड़ का घोल बनाकर इस घोल को उबाल लीजिए। और जब घोल उबल गया, एक तरह से अच्छी तरीके से गुड़ मिल गया, तो उसमें थोड़ा सी मात्रा में आप चाहो तो गोंद भी डाल सकते हैं, 1-2 ग्राम, और घोल को पूर्णतः ठंडा कर लें। और जब घोल ठंडा हो जाए, ये जरूर ध्यान रखें कि घोल ठंडा हो जाए, नहीं तो यदि उसमें जीवाणु खाद डाल दी और जीवाणु मर गए, ज्यादा तापमान हुआ तो जीवाणु मर सकते हैं। तो घोल ठंडा होने के बाद ही उसमें जीवाणु खाद मिलाए, और फिर उसके बाद बीज पर इस जो घोल बने इसका एक आवरण बना दें और छाया में सुखा दें, छायादार स्थान पर। और ठंड के समय बिजाई करने से आपकी जो नाइट्रोजन मांग है वो लगभग 25% के आसपास कम हो जाती है। फास्फोरस गोलक और पोटेशियम गोलक से भी लगभग इतनी ही मात्रा में आपको उर्वरकों का उपयोग कम करना पड़ता है। तो एक तरह से कम लागत में आपका अधिक मुनाफा हो जाएगा, अधिक लाभ मिलेगा, और पर्यावरण की भी आप रक्षा कर पाएंगे। जी जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, एक बात ये भी आती है कि जब बीजों की हम बात करते हैं तो कहाँ से हमारे जो किसान मित्र खरीद सकते हैं बीज, या फिर अगर खुद बनाना चाहते हैं, खुद तैयार करना चाहते हैं, तो उसकी विधि क्या होगी? जी, बीज हमेशा विश्वसनीय स्रोत से खरीदना चाहिए, क्योंकि कभी खराब बीज आ जाता है तो पूरी की पूरी फसल ही खराब होने की संभावना बनी रहती है। तो इसके लिए जो हमारे आईसीएआर के संस्थान है, या जो राज्य के बीज निगम है या राष्ट्रीय बीज निगम है, वहां से खरीदें, कृषि विज्ञान केंद्रों से खरीदें, या जो अपनी राज्य सरकारों का जो कृषि विभाग होता है उनके द्वारा जो बीज मिलता है वो ज्यादा
अच्छी गुणवत्ता का होता है, और नई किस्मों का उपयोग करें, क्योंकि नई किस्मों का विकास ही तभी होता है जब उनमें कुछ खासियत होती है, पिछली वाली फसलों की तुलना में वो ज्यादा उपजाऊ होती है, या उनमें कुछ और गुण होते हैं, रोगों कीटों से प्रतिरोधी होती है, तो उनका आप बीज खरीद के और फिर बिजाई करें। यदि आप खुद का बीज उत्पादन करना चाहते हैं, जो कि एक बहुत ही सही रणनीति है, आपको बार बार बीज नहीं खरीदना पड़ता, और दलहन वर्गीय फसलें जिसमें अरहर भी शामिल है, उसमें तो बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। तो आपको पृथक्करण दूरी का ध्यान रखना पड़ेगा कि आसपास में जो दूसरी किस्में हैं या साथ में दूसरी किस्में हैं वो नहीं लगाएं, उसमें एक दूरी पे। सामान्यतः चूंकि दलहन वर्गीय फसलें स्वयं परागित होती है, तो उसमें 3 मीटर की दूरी भी रख लेते हैं, तो पर परागण कम होता है। और जो बीच में दूसरी तरह की फसल के यदि कोई पौधे उग जाते हैं, तो फसल की लगातार निगरानी करते रहें और उन पौधों को उखाड़ते रहें, तो आप अपना खुद के लिए बीज उत्पादन इसमें कर सकते हैं, और जो हर साल आप नया बीज खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़े हैं, जान लेते हैं क्या पूछना चाह रहे हो। हेलो, रामपाल बोल रहा हूँ। जी बोलिए रामपाल जी। मैं कहना चाह रहा था जैसे कि कोई बचाव है, तो उसमें तो आप जो तारबंदी कर सकते हैं, या अपने खेत की जो बाड़ है उसको मजबूत करें और थोड़ा रखवाली करें, वही तरीका हो सकता है। उसमें कुछ ऐसे बहुत ज्यादा वैज्ञानिक हम हस्तक्षेप तो नहीं बता सकते आपका, तो आप तारबंदी वगैरह करके अपने खेत की सुरक्षा आपको जरूर करनी चाहिए, ताकि जो इस तरह से पशुओं से नुकसान होता है उससे बचा जा सके। जी, और डॉक्टर साहब अब आपसे जानना चाहेंगे कि जिस वक्त किसान भाई बीज का चुनाव करते हैं, तो उस वक्त कौन कौन सी जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना में बेहद जरूरी है? हाँ, बीज का चुनाव करते समय एक तो ये ध्यान रखें कि आप यदि बाजार से बीज खरीद रहे हैं तो विश्वसनीय स्रोत से खरीदें, और यदि खुद का बीज उपयोग कर रहे हैं तो उसमें ऐसा बीज उपयोग करें जो पूर्व के वर्षों में अधिक उत्पादन देता रहा हो, उसमें बहुत अधिक रोगों और कीटों का प्रकोप नहीं होता रहा हो, ऐसे बीज का उपयोग करना चाहिए। परंतु मैं यही कहूंगा कि जो उन्नतशील किस्में हैं उन्हीं का बीज उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आपका समय उतना ही लग रहा है, सारे संसाधन उतना ही लग रहे हैं, तो जो कमजोर गुणवत्ता का बीज लगाकर और उससे खेती करने के बजाय आप मुनाफा नहीं ले पाएंगे, तो जो उन्नत किस्में हैं उनके का उपयोग करें, और उन्हीं का जो बीज है वो आप उपयोग करें। यदि उन्नत किस्मों की हम बात करें तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जी डॉक्टर साहब, इन किस्मों को जाने क्यों ना एक कॉलर जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं हम। हेलो, प्रदीप बोल रहे हैं किशनी कुशमरा से जी, यूपी से, मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट। जी पूछिए अपना प्रश्न। जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो फसल में जो मकड़ी अपना जाल लगा लेती है। देखो मकड़ी, इसमें वो जो मारूका कीट लगता है अरहर की फसल में, जो जाल बना के जो फल पत्ती और जो फली है उसमें जाल बुन के अंदर बैठ के और आराम से खाता रहता है। तो कोई भी कीट और रोग एक ही तरह की फसल यदि बार बार खेत में लेते हैं तो उनका प्रकोप काफी बढ़ जाता है। यदि आप गर्मी में अच्छी जुताई करते हैं तो कुछ कीटों और रोगों का प्रकोप तो वैसे भी कम हो जाएगा, और अगर स्वस्थ फसल होगी, रोग रोधी किस्में लेंगे तो इस तरह के जो कीट और रोग होते हैं उनका प्रकोप कम होगा। फिर भी आपके यहाँ पे जो जाला बनाने वाला मारूका का प्रकोप होता है तो उसमें आप रसायनों के द्वारा भी उसका नियंत्रण कर सकते हैं, जिसमें इंडोक्साकार्ब का 0.01% का घोल बनाकर छिड़काव भी कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल जो नीम के तेल के स्प्रे से भी काफी सारे जो कीट हैं उनका प्रबंधन किया जा सकता है। तो उसके लिए जो निम्बोली का जो सत होता है उसका 5% का घोल बनाकर आप छिड़काव करते हैं तो उससे भी काफी सारे कीटों का नियंत्रण करने में आपको मदद मिल जाती है। जी डॉक्टर साहब, आप उन्नत किस्म की बात कर रहे थे, तो उनके बारे में जी बताएं। उन्नत किस्मों की अगर हम बात करें तो अरहर में पूसा 992, पूसा 991, पूसा 2001, पूसा 2002, नरेंद्र अरहर 1, आजाद 1, ये कुछ किस्में हैं जिनको आप लगा सकते हैं। इसके अलावा पूसा 16 एक ऐसी किस्म है जो लगभग 120 दिन के आसपास की अवधि में पक जाती है। तो जो बुआई में देरी हो जाती है तो अगेती पकने वाली एक किस्म है जो काफी किसानों के द्वारा पसंद की जा रही है, तो उसको भी लगाया जा सकता है।
और उसकी काफी मांग है पिछले काफी समय से मैं देख रहा हूँ। तो जो ये कुछ किस्में हैं जिनको आप लगाकर और अच्छा लाभ अरहर की खेती से ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब कॉलर लगातार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बहुत कुछ जानना चाहते हैं अरहर के बारे में। एक और कॉलर जुड़े हैं। हेलो जी नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। मैं सतवीर बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद से। जी सतवीर जी, पूछिए अपना प्रश्न। हमने जायद की मूंग बो रखी है जी, पानी कितने दिन बाद लगावें जी? जायद की मूंग बो रखी है तो जायद की मूंग में जो पहला पानी है वो थोड़ा देरी से देना चाहिए, क्योंकि शुरुआती अवस्था में विशेषकर जो फरीदाबाद के आसपास का क्षेत्र है उसमें जो पानी हल्का सा लवणीयता लिए हुए होता है ज्यादातर क्षेत्रों में। तो यदि ज्यादा जल्दी पानी दे दिया तो उससे क्या होता है कि पौधे मर जाते हैं। तो थोड़ा पानी जब फसल 20 दिन की अवस्था के आसपास की हो जाए उसके बाद ही दें। और पानी देते समय एक चीज और ध्यान रखें कि शाम के समय पानी दें, क्योंकि अभी तापमान काफी अधिक है और दोपहर के समय यदि पानी दे दिया तो ज्यादा तापमान से, जिसको अंग्रेजी में हम हाई टेम्परेचर मोर्टिलिटी बोलते हैं, अधिक तापमान के कारण काफी सारे पौधे मर जाते हैं। तो शाम के समय पानी दें और बहुत अधिक पानी भर भर के ना दें, क्योंकि ये दलहनी फसलें हैं, पानी ज्यादा देर खड़ा नहीं रहना चाहिए। तो हल्की सिंचाई जब फसल 20 दिन की अवस्था के आसपास की हो जाए तब दें। और इसमें जो मूंग की जब बात कर रहे हैं तो सबसे जो संवेदनशील अवस्था होती है वो होती है पुष्पावस्था से पूर्व और फली बनते समय, ये मृदा में नमी की कमी ना हो, तो उन दो अवस्था में तो जरूर इनको पानी देना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, फिलहाल साथियों समय हो गया है कार्यक्रम किसान की बात में कि जो हम अपने किसान मित्रों की जो बातें होती हैं, जो वो क्या कुछ कर रहे हैं, किस माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, उनके जो अनुभव होते हैं वो भी हम कहीं ना कहीं साझा करते हैं अपने कार्यक्रम में। तो किसान मित्र से देवी दयाल एक हमारे किसान है, आइए जानते हैं वो क्या कुछ साझा कर रहे हैं। मेरा नाम देवी दयाल है, मैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैं वैसे तो ज्यादातर बागवानी ही की खेती करता हूँ, जिसमें बागवानी में आपका एप्पल बेर है, मौसमी है, ड्रैगन फ्रूट है, नींबू है। ट्रायल बेसिस पे भी लगाए थे मैंने, सेब के पौधे हैं, आड़ू के पौधे हैं, तो इनका भी सक्सेस है। लेकिन जो सबसे पॉपुलर है वो एप्पल बेर, मौसमी, नींबू और ड्रैगन फ्रूट की खेती हम कर रहे हैं यहाँ बहुत बड़े स्तर से। और अभी जो सीजन है वो मौसमी और नींबू का है, तो मैं आगे मौसमी और नींबू पे ही चर्चा करूंगा। जब हमें बागवानी की ओर जाना है तो सबसे पहले हमें मोस्ट उसमें होता है हमें वैरायटी चूज करना, क्योंकि ये सिट्रिक वाले जितने भी प्लांट होते हैं वो 2-3 साल बाद ही फल देते हैं। कोशिश करें किसान भाई के अपने नजदीकी जो अनुसंधान केंद्र हैं, जैसे मैंने तो मौसमी अपनी ली थी CCRI नागपुर से और कुछ पूसा से भी मंगाई थी मैंने। तो किसान भाई ज्यादातर कोशिश करें कि गवर्नमेंट जो नर्सरियां हैं NHB से और लाइसेंस होल्डर हैं उनसे ही कांटेक्ट करें। लगाने के लिए सबसे पहले हमको खेत को तैयार करना है, तो उसमें आपको वही खेत की जुताई करनी है, गहरी जुताई करा के मई जून में 5 मीटर की दूरी पर आपको गड्ढे खोदने हैं 1.5 बाई 1.5 के। उन गड्ढों को आपको करीब 15-20 दिन ऐसे धूप खिलानी है, जिससे उसमें जो भी हानिकारक बैक्टीरिया हैं वो उसके मर जाएं। उसके बाद उसमें 5 kg गोबर की खाद और मिट्टी डाल के उसको बंद करके गड्ढे को, उसमें आप पौधा लगा सकते हैं। 1.5 से 2 फीट का प्लांट नर्सरी से लेके आके लगाते हो तो फल आपको दूसरी साल से थोड़ा बहुत मिल जाएगा। लेकिन जो मार्केट सेल आउट करने के लिए है वो तीसरी साल से करीब हमारा 20 से 25 kg फ्रूट तीसरी साल से देना शुरू कर देता है पौधा। 15 फीट की दूरी पर हमने पौधा लगा दिया तो हमारी जो 2 साल जगह खाली पड़ी हुई है उसमें हम मल्टी क्रॉप में छोटी छोटी सब्जियां हैं, जैसे मूली, धनिया, लौकी, तोरई, टमाटर, मिर्ची, ये सब्जियां हम ले लेते हैं 2 साल तक। तो हमारा खेत भी खाली नहीं होता और जब तक हमारे पौधे तैयार। हमारे यहाँ पर करीब 400 पौधे लगे हुए हैं, तो 400 पौधे करीब 1.5 एकड़ एरिया में मौसमी का बाग लगा हुआ है। गर्मियाँ होती हैं जैसे अप्रैल, मई, जून, इस टाइम हमें 15-15 दिन के अंतराल पर सिंचाई देनी होती है। उसके बाद बरसात आ जाती है तो फिर ज्यादा जरूरत नहीं होती। लेकिन इसमें भी खट्टे फल होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा खासा ध्यान रखना होता है फ्लावर स्टेज पर, जब फूल आता है उस टाइम पर हमें ध्यान रखना होता है। तो इसमें हम दिसंबर, जनवरी, फरवरी बिल्कुल भी खेत में नमी नहीं जानी चाहिए। फर्टिलाइजर की बात करें तो इसमें हम ज्यादातर वैसे तो यूज करते हैं हम जैविक में आपका गोबर की खाद ही, जो कि हमारे पास तो किसान है तो गाय भैंस खुद घर पे होती है, तो गोबर की खाद हर एक साल करीब पर पौधा 5 kg हम डालते रहते हैं। नींबू हमारा 1 एकड़ में लगा हुआ है। नींबू की वैरायटी है वो हमारे पास 2 वैरायटी हैं, एक 12 मासी कागजी है और एक CCRI की वैरायटी है और साई सरबती के नाम से आती है।
इन दोनों वैरायटियों की खास खूबी है कि ये इनका जो छिलका होता है वो बहुत पतला होता है और फल का साइज रहता है 30-35 ग्राम से लेके 40-50 ग्राम के बीच में। फल का साइज अच्छा छोटा रहने की वजह से इसका मार्केट बहुत अच्छा मिलता है और आजकल विटामिन सी वाले फलों की तो डिमांड आप मार्केट में जानते ही हो बहुत ज्यादा है। अभी नींबू का रेट बहुत अच्छा मिल रहा है हमको और हमारा जो नींबू है वो अप्रैल लास्ट वीक से चालू हो जाता है और जून जुलाई तक वो खत्म हो जाता है। तो इस टाइम बहुत हाई टेम्परेचर है तो हमें करीब 15 दिन में पानी देना ही देना होता है। और यदि किसान भाई के पास यदि ड्रिप की व्यवस्था है या वो ड्रिप की व्यवस्था कर सकता है तो सबसे बेस्ट ड्रिप है सिट्रिक पौधों के लिए। एक पौधा करीब हमारा 15 साल तक मौसमी और नींबू फल देता रहता है। नींबू की 2 सीजन आती हैं, 2 बार आता है फल। तो नींबू करीब 80 से 90 केजी तक अभी हमारा दे रहा है एक पौधा। और मौसमी का बाग हमारा अभी ताजी का है नहीं, 4 साल पुराना है। तो करीब पिछली साल हमारा पर पौधा 25 केजी एवरेज आया था, लेकिन इस बार वो पर पौधा करीब 40 केजी एवरेज पहुंचेगा। उससे पहले नींबू और मौसमी में दोनों में सेम जो डिजीज आती हैं, वो एक सबसे खास डिजीज होती है, वो कैंकर होती है। कैंकर में क्या होता है कि हमारा फल का जो छिलका वो खुरखुरा हो जाता है, तो उसके लिए हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का बीच बीच में स्प्रे करना होता है। दूसरा, नींबू और मौसमी में ऐसा कोई खास डिजीज और या कोई बीमारी आती नहीं है जिससे हमें ज्यादा खर्च करना पड़े। गुणवत्ता के लिए हम जितना जैविक पे जाएंगे उतना ही हमारी फ्रूट की क्वालिटी और फल का जो साइज है वो अच्छा रहेगा। तो नींबू तो हमारा अभी लोकल मार्केट है, हमारा में ही सेल आउट हो जाता है। लेकिन मौसमी के साथ हमारे साथ बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि मौसमी हमें आज तक कभी मंडी नहीं ले जानी पड़ी, क्योंकि हमारे जो लोकल मार्केट के जूसर हैं ना, जो जूस बना के बेचते हैं या ठेले वाले हैं, वो हमारे खेत पे ही आते हैं और अपने हिसाब से मौसमी तोड़ते हैं और वो तोड़ के अपने यहाँ भी ले जाते हैं यहाँ से। क्योंकि मौसमी के बाग आसपास कहीं है नहीं, तो सारा का सारा हमारा खेत से उठ रहा है। तो साथियों, ये थे एक हमारे किसान मित्र देवी दयाल जी, जो कि अच्छी खासी बागवानी करते हैं। उन्होंने पूरा अपना अनुभव साझा किया कि किस तरह से क्या वो आगे बढ़ रहे हैं और इसमें किस तरह से किन किन फसलों को लगा रहे हैं और तरक्की पा रहे हैं। बिल्कुल। और किसान मित्रों, बागवानी का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, तो अगर अब हमारे घर का आंगन है या छत है, पर इतनी व्यवस्था है, इतने हमारे पास स्पेस है, तो वहाँ पे बागवानी की जा सकती है और छोटे स्तर से शुरू कर सकते हैं। और धीरे धीरे अगर आपका इसमें इंटरेस्ट जाग रहा है तो इसको व्यावसायिक स्तर तक भी ले जा सकते हैं। जी, और वापस से आते हैं अपने आज के विषय पर। अरहर की दाल या तूर की जो उन्नत किस्मों की बात हो रही है, अधिक उत्पादन कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में बात हो रही है। तो डॉक्टर साहब, आधुनिक कोई तकनीक जिससे इस क्षेत्र में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, उसके विषय में अगर आप बताना चाहें। जी, आधुनिक तकनीक, एक तो जो कम अवधि वाली अरहर की फसलें आई है, वो एक नई क्रांति लेके आ रही है। क्योंकि अरहर पहले पकते पकते दिसंबर या जनवरी के बाद तक चला जाता था, तो आजकल जो कम अवधि वाली किस्में आई है वो 4 महीने या 4.5 महीने तक पक जाती है, या कुछ ज्यादा ले लेती है तो 5 महीने। उसके बाद फसल चक्र में जो सब्जी की फसलें ले सकते हैं, या गेहूं है, देरी से बिजाई वाला गेहूं तो आराम से ही ले सकते हैं, पर यदि समय पर बुआई कर दी अरहर की तो 4 महीने बाद कटाई करने के पश्चात समय पर गेहूं भी ले सकते हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा ये है कि जो खरपतवार है उनका प्रकोप नहीं होने दे, कीटों और रोगों का प्रकोप नहीं होने दे फसल में, तो फसल लाभप्रद होगी। और खरपतवार में अगर हम बात करते हैं तो पेंडिमिथालिन एक खरपतवारनाशी आता है, जिसको बिजाई के बाद अंकुरण से पूर्व उपयोग करें, जिसके उपयोग की दर है वो लगभग 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर 400 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर देते हैं। तो उससे खरपतवारों से फसल को बचाया जा सकता है। यदि खड़ी फसल में खरपतवारों का प्रकोप होता है तो उसमें इमेजथापायर नाम का एक खरपतवारनाशी आता है, जिसको लगभग 80 से 90 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग किया जाता है। जी, और डॉक्टर साहब, अरहर की दाल में अगर सिंचाई प्रबंधन की बात होती है तो वो किस किस अंतराल पे करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए? जी, शुरुआती अवस्था में अभी अरहर को आप जब तक मानसून नहीं आता तब तक सिंचाई आपको देनी पड़ेगी। अगर जून में बुआई करी है तो एक पलेवा करके बिजाई कर देनी चाहिए, और जैसे कि मैंने बताया खरपतवारनाशी का भी उपयोग कर सकते हैं। और उसके बाद फसल में जो अगली सिंचाई है, तो जब फसल 3 सप्ताह के आसपास की हो जाए उस समय सिंचाई करें, और मानसून से आने से पहले 1 से 2 सिंचाई देने की आवश्यकता पड़ती है। यदि ज्यादा जल्दी बिजाई करी तो फिर बार बार सिंचाई देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अभी गर्मी बहुत है और मिट्टी जल्दी सूख जाती है। तो बहुत जल्दी भी बिजाई नहीं करें, समय पर बिजाई करें और आवश्यकता अनुसार पानी देते रहें। यदि मानसून में भी काफी सूखा आ जाता है तो उस अवस्था में भी फली बनते समय और फूल आने से पूर्व की अवस्था पर सिंचाई कर
दें तो जो फसल है उसका उत्पादन अच्छा होगा। और इसमें डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं पानी का जो निकासी का स्थान है वो बराबर बना होना चाहिए। जी, जल निकास का समुचित प्रबंधन सभी दलहनी फसलों में आवश्यक है। और अरहर की फसल में यदि जो निचले खेत है उनमें लगाते हैं तो आप कुंड बनाकर ही उसके ऊपर बुआई करें, ताकि जो जल भराव होता है उससे फसल को नुकसान नहीं हो। तो अच्छा समुचित जल निकास का प्रबंधन आवश्यक है। और जो मृदा है उसका भी चयन ऐसे करें कि जिसका पीएच मान 7 के आसपास हो। बहुत ज्यादा सैलाइन और बहुत ज्यादा एसिडिक जो मिट्टियां हैं उनमें अरहर का उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जी, और डॉक्टर साहब जल्दी से जानना चाहेंगे कि रसायनों का कम उपयोग किस तरह से कर सकते हैं हम? जी, रसायनों का उपयोग कम करने के लिए जो जैविक खादें हैं उनका उपयोग करें। हर वर्ष भी नहीं तो आप 1 साल के अंतराल पे या 2 साल के अंतराल पर जैविक खादों का उपयोग करते रहें। और उसके अलावा अंतः फसलीकरण करके जो धान्य फसलें हैं उनके साथ अरहर या मूंग या उड़द की फसलें लगाकर भी जो नाइट्रोजन मांग है उसकी कमी कर सकते हैं। जीवाणु खादों का उपयोग कर सकते हैं। और कीटों और रोगों के प्रबंधन के लिए आप जो नीम आधारित उर्वरक है या इस तरह के जो जैविक नियंत्रण कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें आपने बताई कि किस तरह से अरहर की दाल है जो उसको बहुत अच्छा उन्नत किस्म लगा के किस तरह से अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। डॉक्टर RS बानाजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। तो साथियों, आज का कार्यक्रम उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आया होगा और आपने बहुत सारी जानकारी अरहर की दाल से जुड़ी हुई ली होगी। फिलहाल के लिए मैं आरती और मैं अश्वनी आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान